चलिए सुनिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आती है कि जो आधुनिक काल है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हिंदी साहित्य का जो चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है, वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसके नामकरण को लेकर के कई तरह के अपने विचार व्यक्त करे हैं। तो इसके अंदर देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको क्या नाम देते हैं भाई? गद्य काल देते हैं। क्या कहते हैं उसको? गद्य काल कहते हैं। इसी तरह अगर हम कहें कि जो मिस्र बंधु हैं, तो मिस्र बंधुओं ने इस हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? उन्होंने इसको नाम दिया था वर्तमान काल। ठीक है। और इसके अलावा जो साहित्य के तीन साहित्यकार हैं, एक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ने इसका नाम दिया है आधुनिक काल। और एक जो राइटर है जिसने यानी कि इनको क्या नाम दिया है? साहित्य काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? साहित्य का काल। यानी कि अलग अलग जो विद्वान हुए हैं इसके नामकरण को लेकर आए हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा बात हम लोगों ने शुरू से जब पढ़ा था, शुरू से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आती है कि ये जो आधुनिक काल है इसकी आरंभिक सीमा को लेकर के, कि आधुनिक काल जो है इसकी आरंभिक सीमा क्या होगी। तो आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है इसके लिए भी विद्वानों के अंदर मतभेद है। जो कुछ विद्वान हैं इसका समय जो है 1850 ईस्वी से स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान हैं जो 1857 ईस्वी से स्वीकार करते हैं, और कुछ विद्वान हैं जो 1868 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। यानी कि आधुनिक काल की आरंभिक सीमा को लेकर तीन तरह के मत प्रचलित हैं। कौन कौन से तीन तरह के मत प्रचलित हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी के अंदर किसका जन्म हुआ था? भारतेंदु का। किसका हुआ था? भारतेंदु का जन्म हुआ था। तो भारतेंदु का जन्म वर्ष होने की वजह से कुछ विद्वान जो हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो आरंभिक समय है, आरंभिक समय कौन सा मानते हैं? 1850 ईस्वी को। दूसरा विचार आता है 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी के अंदर हमारे भारत देश के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो इतिहासकार हैं वो इस आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है वो सन 1857 ईस्वी को मानते हैं। उनका ये मानना था कि जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय हमारे देश में जितने भी कवि और लेखक थे उनको एक नए विचार मिले, एक नई विचारधारा मिली, जिसको उन्होंने अपने कविताओं में, अपने जो भी रचनाएं थी, साहित्य की विधाएं थी, उनके अंदर उन्होंने उसको व्यक्त किया। तो जो डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार हैं वो कौन से विचार को मानते हैं? यानी सन 1857 ईस्वी से इस आधुनिक काल की आरंभिक सीमा को स्वीकार करते हैं। और एक तीसरा मत आता है जो है 1868 ईस्वी। अब ये 1868 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था कि इस आधुनिक काल के अंदर इस नव जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु जी। तो भारतेंदु जी ने क्या करा था? एक कवि वचन सुधा, पत्रिका का नाम क्या है? कवि वचन सुधा। ये पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1868 ईस्वी में। और ये जो पत्रिका है ये कहां से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है ना? तो इस पत्रिका के अंदर बहुत सारे जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो अपनी कविताओं का प्रकाशन करवाते थे। एक तरह से इस समय गद्य की बहुत सारी विधाओं का जन्म हुआ था। तो इस वजह से कहते हैं कि जो आधुनिक काल है उसकी जो आरंभिक सीमा है वो 1868 ईस्वी स्वीकार करी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर जब आधुनिक काल के बारे में हम बात करते हैं तो टोटली जैसे अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो एक इतिहासकार हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली आधुनिक काल पढ़ा रहा हूँ। जबकि अगर हम लोग शुरू से पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताने की जरूरत है कि भाई हमारे कौन कौन से इतिहासकार हैं और इतिहास को लिखने की परंपरा कब से आरंभ हुई थी। ठीक है ना? सबसे पहले व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, फिर उसके बाद के इतिहासकारों ने उसमें क्या परिवर्तन किया। तो ये जो नाम लिए थे मैंने अभी, जैसे मिश्र बंधु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, गणपति चंद्र गुप्त है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये सब के सब क्या हैं? इतिहासकार हैं।
ठीक है ना। इन सब ने इतिहास की पुस्तक लिखी है, लेकिन कौन से इतिहास की पुस्तक लिखी है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। भाई इतिहास का जो जनक है, इतिहास के जनक की हम बात करते हैं, जैसे हिस्ट्री, जो आप लोग में से किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट हो सकता है, तो जो इतिहास का जनक है वो तो हेरोडोट्स है, यानी विश्व इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोट्स है। और अगर हम बात करें कि भारत के इतिहास का जनक कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। और अपने राजस्थान के इतिहास के जनक जो है कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार है उनके नाम मैंने बताया, कौन कौन से इतिहासकार हैं। इनमें सबसे पहले जो नाम लिया जाता है, किसका लिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरे नंबर पर क्या नाम आता है? डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता है। मिश्र बंधुओं का नाम आता है, ठीक है ना। इसके साथ में अगर हम बात करें, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, ये सब के सब क्या है? इतिहासकार हैं। तो इन सभी इतिहासकारों ने ये जो हिंदी साहित्य के जो 4 काल हुए हैं, इनके लिए अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सभी विद्वानों ने जो एक स्वीकार करा है, तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है, आरंभिक समय सीमा है, वो 1850 ईस्वी से लेकर के और अब तक का जो समय चल रहा है, ये सारा जो समय है ये किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये? आधुनिक काल। अब देखिए, आधुनिक काल से पहले जैसे अपने ये समझिएगा, सबसे पहला काल कौन सा है? आदि काल है। कौन सा काल है? आदि काल। दूसरे नंबर का काल कौन सा है? भक्ति काल है। तीसरे नंबर का काल कौन सा है? रीति काल है। और चौथे नंबर का काल कौन सा है? आधुनिक काल है। ठीक है ना, आधुनिक काल है। तो ये 4 काल हुए। तो हमारे सिलेबस में केवल ये आधुनिक काल है। और कितने नंबर का है ये? 16 नंबर का है। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। और 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये 16 नंबर का टॉपिक है आप लोगों का। तो यहाँ सबसे पहली जो बेस आप लोगों को क्लियर करना है, वो करना है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसकी आरंभिक सीमा क्या मानी गई है। तो आपने बताना है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसकी आरंभिक सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान जो है इस आधुनिक काल की आरंभिक सीमा अपने अनुसार अलग अलग मानते हैं। तो इस आधुनिक काल की आरंभिक सीमा को लेकर 3 तरह के मत प्रचलित हैं। पहला मत है सन 1850 ईस्वी। इस मत के जो समर्थक है वो कहते हैं कि 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। भारतेंदु का जब परिचय याद करेंगे तो उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने की वजह से इस आधुनिक काल की आरंभिक सीमा 1850 तय की गई है। एक मत तो ये है, ठीक है। दूसरा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति। तो आपको ये मालूम है कि भारत देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की जो नीतियां थी बहुत ही अत्याचारपूर्ण थी। देश की जनता में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। लेकिन उस विद्रोह को उनके मुंह से निकालना, जैसे आज हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, तो आज हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी लोग जो हैं बिल्कुल दबे दबे कुचले से महसूस कर रहे हैं। सरकार के सामने जब भी कोई व्यक्ति आंदोलन करने बैठता है या अपनी कोई भी बात लेकर जाता है तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। एक तरह से तानाशाही का माहौल चल रहा है हर देश के अंदर। यानी अपने देश की अगर बात करें तो एक तरह से एक डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। कभी कहीं पर सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए जाते हैं, कहीं पर कोई जाति धर्म को लेकर विवाद पैदा कर दिया जाता है। तो ये सारा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस देश को दिशा देने का जो काम है वो कौन लोग करेंगे? या तो साहित्यकार करते हैं, या नाटककार करते हैं, या धर्मगुरु करते हैं, या फिल्मकार करते हैं। भाई समाज को दिशा कौन देता है? भाई समाज को ये जो साहित्य होता है यही दिशा देता है। अब हम ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं या ज्यादातर लोग हैं वो साहित्य से दूर जा चुके हैं। आज उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, उनके पास टेलीविजन है, ठीक है ना। तो वो साहित्य से तो दूर जा चुके हैं। और उनका जो बौद्धिक विकास होना चाहिए, जो उनमें चिंतन मनन होना चाहिए, वो सारी उनके अंदर आदतें छूटती जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी देश के अंदर इस तरह की कोई परिस्थितियां होती हैं
तो समाज को दिशा देने के लिए साहित्यकार जो है अपनी कलम के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से इस चीज को करते हैं। तो ये जो समय चल रहा था आधुनिक काल, सन 1850 की बात चल रही है, 1857 की ईस्वी में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के अंदर हमारे देश के कितने ही लोग जो है सम्मिलित हो गए थे। तो यहाँ जनता जो है एक तरह से जागरूक हो रही थी, और इन जनता को जगाने का जो मेन काम कर रहे थे वो लेखक और कवि कर रहे थे। वो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी उपन्यासों के माध्यम से देश की जनता को जगाने का काम कर रहे थे। इसी वजह से इस आधुनिक काल का जब हम नाम पढ़ेंगे आगे तो इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल या पुनरुत्थान, ये नाम इसके आएंगे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ एक बेस आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तीनों मत हैं। सेकंड मत समझ में आ गया, 1857 की क्रांति के बाद में देश के कवि और लेखकों को जो है एक नई विचारधारा मिली, और जिसकी वजह से उनको लेखन कार्य की एक अलग जो है वो यहाँ पर मिली। ठीक है, फिर 1868 ईस्वी के अंदर भारतेंदु की कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इस पत्रिका के माध्यम से बहुत से लेखक और कवियों ने जो है अपनी रचनाओं का क्या करा, प्रकाशन करना आरंभ किया था। तो डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार 1857 ईस्वी को इसकी आरंभिक सीमा मानते हैं, जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकार हैं वो आधुनिक काल की आरंभिक सीमा सन 1868 ईस्वी को मानते हैं। तो एक तो ये पढ़ा था, इसमें से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है, केवल इसमें इतना ध्यान रखना है कि भाई आधुनिक काल की आरंभिक सीमा को लेकर क्या विचार है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, ये आपके पीछे का थोड़ा सा एक बेस, एक आधार तैयार हो जाए ताकि आगे चीजों को आप समझते हुए चलो। फिर इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक संक्रांति काल हुआ था। संक्रांति काल क्या होता है कि ऐसा समय, यानी जो रीति काल है, ये रीति काल का समापन वर्ष है। रीति काल का जो वर्ष है वो कौन सा है, 1843 ईस्वी। ठीक है, और 1843 में रीति काल का तो क्या हो गया, समापन हो गया, और आधुनिक काल का क्या हो गया, आरंभ हो गया। ठीक है, आधुनिक काल का आरंभ हो गया। लेकिन इस आधुनिक काल का वास्तविक आरंभ कब हुआ, सन 1868 ईस्वी। वास्तविक आरंभ कब हुआ, सन 1868 ईस्वी के अंदर हुआ। ठीक है ना, 1868 ईस्वी के अंदर। तो ये 43 से लेकर के और 68 तक, ये बीच का 25 वर्ष का समय है। 25 वर्ष का समय है। तो ये जो 25 वर्ष का जो समय है, इस समय हिंदी साहित्य अपनी संघर्षशील अवस्था में था। यानी ये ऐसा समय था जब साहित्य में अधिक रचनाओं का लेखन कार्य नहीं हुआ था। तो ये जो 25 साल का जो समय है, 1843 से लेकर और 1868 ईस्वी तक का जो समय है, इसको संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संक्रांति काल। तो आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में संक्रांति काल कितने वर्ष का था, तो पहली बात है 25 वर्ष का था। कब से कब तक था, सन 1843 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी तक था। क्यों था, कारण क्या है, कारण ये है कि 1843 ईस्वी के अंदर जो है समाप्ति काल था। 1857 ईस्वी के अंदर समाप्ति काल था। ठीक है, कौन सा समाप्ति काल था, रीति काल था। और आधुनिक काल का जो आरंभिक सीमा है वो 1868 थी। तो यहाँ पर जो हिंदी साहित्य है वो बहुत कम मात्रा में लिखा गया था, मानो संघर्षशील अवस्था में था, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा उसको। तो इस समय को संक्रांति काल कहते हैं। बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, फिर एक बात मैंने आपको बताई थी कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो दो काल है जिनको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं भाई, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? कल बताया था मैंने आपको, भक्ति काल को। किसको कहते हैं, हिंदी जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है, भक्ति काल को। लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कौन सा है भाई, ये तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, क्या है ये? स्वर्ण काल। लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल, अगर दूसरा स्वर्ण काल पूछें तो दूसरा स्वर्ण काल कौन सा आएगा? आधुनिक काल। कौन सा आएगा? आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कौन सा है? आधुनिक। ठीक है भाई, क्या बोलो? फोटो लेने आए? आप अपने फोन को वर्टिकल रखो, लेटा के रखो फोन को। फोन को लेटा कर रखो और जो रोटेशन करा हुआ है ना हमने, रोटेशन को ऑन करो। फोन को सीधा मत रखो, ऐसे लेटा के देखो उसको और उसकी रोटेशन खोल लो ताकि ये यो दिखे आपको मोबाइल इस तरह से। ठीक है, दिखा? क्लियर हुआ? हम्म, बोलो। क्या? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, वो फोन उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से रखा होगा। हाँ, क्लियर हुआ नहीं? वही जिसको प्रॉब्लम आ रही थी वो बोलो। चलिए आगे सुनिएगा। अब देखिए, तीन तरह की शब्दावली मैंने आपको समझाई थी। एक तो देखो पुनरुत्थान। अब देखो पुनः और प्लस उत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या हो गया? यानी पुनः का मतलब क्या होता है? फिर। और उत्थान का मतलब खड़े होने, यानी फिर से खड़े होना। उत्थान का मतलब खड़े होना। इसका मतलब है फिर से खड़े होना। अब फिर से खड़े होने का मतलब क्या है? कि हम जो प्राचीन समय में थे तो बहुत ज्यादा उन्नत थे। प्राचीन समय के अंदर हर तरह से हम अच्छे थे, लेकिन फिर मध्य काल के अंदर क्या हो गए? सो गए। अब ऐसा समय आ गया, हमें फिर से उठने की जरूरत है, फिर से खड़े होने की जरूरत है। तो इस विचारधारा का जो समर्थन करने वाले लोग थे वो क्या कहलाए? पुनरुत्थानवादी। क्या कहलाए वो? पुनरुत्थानवादी। यानी हमें फिर से उठने की, फिर से खड़े होने की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पुनरुत्थान का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, पुनरुत्थान का मतलब जो विचारक अतीत को स्वर्णकाल मानते हैं और वर्तमान काल से संतुष्ट नहीं है और अतीत को फिर से वो लौटा लाना चाहते हैं, यानी फिर से लाना चाहते हैं। तो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने कहा था कि भाई वेदों की ओर लौट चलो, तो वो अतीत के समय को फिर से लाना चाहते थे। जैसे हमारे देश जो है भारत, उसको महान देश कहा जाता है और उस महान देश कहने का कारण क्या है? क्योंकि इस भारत की धरती पर न जाने कितने महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने एक श्रेष्ठ चरित्र से, अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व से, अपनी महानता से इस देश के अंदर हमेशा गर्व बढ़ाया था, इस देश का गौरव बढ़ाया था। इसीलिए भारत देश को महान कहा जाता है। लेकिन मध्य काल में आते आते वह जो गरिमा है वो कम होने लगी। इसलिए अब जब हम गुलाम हो गए थे तो उसके बाद की बात आ रही है कि अब फिर से खड़े होने की जरूरत है। अपने अतीत के, अपने प्राचीन गौरव को पहचानने की जरूरत है और एक बार फिर से क्या होने की जरूरत है? खड़े होने की आवश्यकता है। तो ये पुनरुत्थान और पुनरुत्थानवादी, ये समझ में आ जाएगा, आगे काम आएंगे शब्द। एक आता है इसके अंदर, जो दूसरा शब्द आता है पुनर्जागरण। क्या आता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब भी वही हो गया, पुनः और प्लस जागरण। पुनर्जागरण मतलब पुनः का मतलब वही हो गया फिर से, और जागरण का मतलब जागना। यानी हमें फिर से जागना है, फिर से जागना है। हम अतीत में जागे हुए थे, अतीत में जागे हुए थे, लेकिन उसके बाद हम सो गए और अब हमें फिर से जागने की जरूरत है। इसलिए पुनर्जागरण। तो ये सब के सब क्या है? भाव है, ये विचार है। और इन विचारों को कवियों ने, लेखकों ने
अपनी कविताओं में, अपनी जो भी साहित्यिक रचनाएं लिखी थी, उनके अंदर उन्होंने इन विचारों को क्या किया, व्यक्त किया था। ठीक है। और एक तीसरा आता है नव जागरण। एक तीसरा जो आता है वो कौन सा है, नव जागरण। नव जागरण का मतलब है हमें नए तरीके से जागने की आवश्यकता है। नव जागरण का मतलब क्या होता है, नए तरीके से जागना, नए तरीके से जागना। अब नए तरीके से जागने का मतलब क्या है कि हमारे देश में समय समय पर बहुत सी जातियों ने आक्रमण किया, उन्होंने यहाँ शासन किया। ठीक है। उनके साथ में हमारी जो आर्य संस्कृति थी उसका टकराव हुआ, और फिर जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानने लगती हैं, और उसके बाद में वो दोनों ही संस्कृतियां उनमें से एक दूसरे से अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना शुरू कर देती हैं, प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो नव जागरण का मतलब यही हो गया कि एक नए तरीके से जागना है। तो ये तीन शब्दावली हैं, ये तीनों शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, आधुनिक काल या भारतेंदु युग के लिए की जाती है। आधुनिक काल या भारतेंदु युग के लिए की जाती है। क्लियर है आप सभी को। जब भी आपसे बात होगी कि पुनरुत्थान या पुनर्जागरण या नव जागरण का मतलब क्या है, अब इस सारांश को पूरे तरीके से समझिएगा, मतलब क्या है। देखिएगा, हम ये वो समय चल रहा है जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था। ये जो समय चल रहा है ये वो समय था जब हमारे में अंग्रेजों का शासन था। हमें क्या, एक तो आपका फोन सही नहीं है मुझे ऐसा लगता है, देखो। हेलो। क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही, फोन तो क्लियर है ही नहीं आपका। बोल रहे हो कुछ? चलिए सुनिए ध्यान से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन चीजों का ये मतलब है, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नव जागरण। तीनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब यहां पर देखिएगा, आधुनिक काल का नामकरण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आधुनिकरण के नामकरण को लेकर के भी बातें कर चुके हैं कि आधुनिक काल को गद काल किसने कहा है भाई, बोलो जवाब दो फटाफट। आधुनिक काल को गद काल किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद काल कहा है। ठीक है। और वर्तमान, हाँ वेरी गुड। और वर्तमान काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है ना। और अगर हम बात करें साहित्य काल, तो साहित्यकार किसने कहा है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुल श्रेष्ठ। ठीक है ना। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जो है, उन्होंने, आज तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छा एक मिनट के लिए बात कर लो। आज तो क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को सभी को? किसी तरह का ब्लर ब्लर नहीं दिख रहा ना? हाँ। 6,000 रुपए खर्च करें आज। ठीक है। तुम्हारे पैसे से, तुमने जितने दिए उतने पैसे मैंने लगाए, और यहाँ पर मतलब सेटअप लगाया पूरा। आगे सुनो भाई। मिटा दो इसको। अब डेली अपन एक घंटे नहीं, करीब 1.5 घंटे पढ़ा करेंगे, तभी कोर्स खींचेगा अपना ये। ठीक है। तो देखो, इसके अलावा देखो जो आधुनिक काल है वो तीन राइटर ध्यान रख लेना, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों ने इसको नाम क्या दिया, आधुनिक काल ही नाम दिया इसको। हिंदी साहित्य को क्या नाम दिया, आधुनिक काल। कौन कौन से तीन राइटर हैं, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इन तीनों के बारे में फिर हम लोगों ने बात करी थी। आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया था, आधुनिक काल का उप विभाजन कितने कालों में किया है भाई, 6। आधुनिक काल का उप विभाजन कितने भागों में किया है, 6। जिसमें नंबर 1 कौन सा है, भारतेंदु युग। कौन सा है, भारतेंदु युग। इस भारतेंदु युग को ही क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण काल। क्या कहा जाता है इसको,
पुनर्जागरण काल। दूसरे नंबर पर है द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको जागरण सुधार काल। तीसरे नंबर पर है छायावादी युग, जिसको प्रसाद पंत निराला युग कहा जाता है। ठीक है, छायावादी युग। और चौथे नंबर पर है प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रगतिवादी युग है उसको साम्यवादी युग कहा जाता है। और पांचवें नंबर पर है प्रयोगवादी युग, जिसको तार सप्तक या अघे युग भी कहा जाता है। और छठे नंबर पर है नवलेखन या नई कविता युग। ठीक है, इस तरह 6 भाग आपको ध्यान रखने हैं। तो हम लोग आज इसमें पहला शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत तेंदु युग की। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? सबसे पहले भारत तेंदु युग की। माइक ऑफ करो भाई। सुनील, ठीक है। ये भारतेंदु युग का जो समय रहा है, समय सीमा 1850 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक का समय। सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। इस युग का नाम, सबसे पहली बात है, इसका नाम आधुनिक काल या हिंदी साहित्य के गद्य के जनक भारतेंदु के नाम पर, यानी इसका जो नाम पड़ा है वो आधुनिक काल या हिंदी साहित्य के गद्य के जो जनक हैं भारतेंदु के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि भारतेंदु जो है इनका वास्तविक नाम नहीं है। भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। भारतेंदु का वास्तविक नाम है, यानी भारतेंदु का वास्तविक नाम इधर नहीं दिख रहा होगा। बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? रुको एक मिनट। क्लियर है अब? ठीक है, दिखाई सब दे रहा है ना? चलिए सुनिए, देखो, भारतेंदु का जो वास्तविक नाम है वो है हरिश्चंद्र, यानी कि इनका जो नाम है वो हरिश्चंद्र है। तथा भारतेंदु इनकी उपाधि है। भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि ये उपाधि दी किसने? ठीक है, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु। भारत, इंदु का मतलब चंद्रमा होता है, अर्थात भारत का चंद्रमा। यह उपाधि उस समय के, उस समय के साहित्यकार व पत्रकारों ने
दी थी। इनका जन्म कब हुआ है? सन 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी जिले के फोटो साफ आ रही है? ऐसा नहीं है, अब तो साफ आ रही है। हम्म। अच्छा अच्छा। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं समझा देता हूँ सबको। ठीक है, 1850 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश का जो काशी जिला है उसके अंदर एक वैश्य परिवार में, देखिए तीन तरह के वर्ण होते थे प्राचीन समय में। सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद में क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पर वैश्य, और चौथे नंबर पर शूद्र होता था। वैश्य का मतलब होता है व्यापार, व्यापार से जुड़े हुए जो वर्ग हैं वो वैश्य कहलाते थे। तो ये जो है एक व्यापारिक परिवार के अंदर जन्म हुआ, वैश्य परिवार के अंदर जन्म हुआ, और सेठ अमी चंद की वंश परंपरा में इनके पिताजी का जन्म हुआ। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? बाबू गोपाल चंद्र, जो गिरिधर दास के नाम से कविताओं का लेखन कार्य करते थे। किसके नाम से लेखन कार्य करते थे? गिरिधर दास के नाम से लेखन कार्य करते थे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारतेंदु जी हैं, इनका नाम जो है वास्तविक नाम हरिश्चंद्र है, लेकिन इनके पिताजी का नाम क्या है? बाबू गोपाल चंद्र, जो खुद भी कविता लिखते थे। तो उनके पिताजी किस नाम से कविता लिखते थे? गिरिधर दास, गिरिधर दास लाल के नाम से वो कविताओं को लिखते थे। ठीक है, और आगे चल करके जब हम बात करेंगे कि जब ये 11 साल के थे, जो ये भारतेंदु जी हैं, ये बचपन से ही कविता प्रेमी थे, बचपन से ही बड़े प्रतिभावान थे। 11 साल की आयु के अंदर ही ये कविता लिखने लगे थे। 11 साल की कविता के आयु के अंदर ये कविताएं लिखने लगे थे, और आगे चल करके इन्होंने प्रेस को स्थापित किया था। ठीक है ना? तो इन्होंने सबसे पहली जो पत्रिका, यानी मूल रूप में ये पत्रकार थे, मूल रूप में क्या थे? ये पत्रकार थे। और इन्होंने सबसे पहले सन 1868 ईस्वी के अंदर, सन 1868 ईस्वी के अंदर पहली पत्रिका प्रकाशित करी थी, जिसका नाम क्या है? बोलिए, अभी बताई थी आपको, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा सन 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखिएगा, आप लोग संवाद सेतु पढ़ चुके हो, तो मैंने कहा था कि पत्रिका जो होती है मासिक होती है, पाक्षिक होती है, ठीक है, और साप्ताहिक होती है, और दैनिक होती है। तो ये जो पत्रिका थी, ये तीनों फॉर्मेट में निकलती थी। ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है, ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों फॉर्मेट में निकलती थी। सबसे पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। उसके बाद में इन्होंने दूसरी पत्रिका 1873 ईस्वी के अंदर प्रकाशित करी, जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। अब सुनिएगा, ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ना, 8 अंक तक, 8 अंक तक तो ये इस नाम से प्रकाशित हुई थी, हरिश्चंद्र मैगजीन से। और 9वें अंक से ये जो पत्रिका है, ये किस नाम से प्रकाशित होने लगी थी? हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से 9वें अंक से। ठीक है ना? 9वें अंक से ये हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी थी। सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंक तक ये हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। 9वें अंक से इस पत्रिका का प्रकाशन हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से होने लगा। फिर हम बात करें कि इन्होंने सन 1873 ईस्वी के अंदर ही वैष्णव भक्ति के लिए, किसके लिए? वैष्णव भक्ति के लिए इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी थी? तदीय समाज की स्थापना करी थी। किसकी करी थी इन्होंने? तदीय समाज की स्थापना करी थी।
सन 1873 ईस्वी के अंदर ही इन्होंने। हाँ जी। बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड तो पूरा दिखना चाहिए, आपके फोन को एक साइड रखा करो एक तरह से। साफ नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड तो बेटा पूरा दिखना चाहिए, तो तेरे फोन को चेक कर। कौन बोल रही है? माया बोल रही है क्या? बेटा ये आपके नेटवर्क की इशू है, आपके फोन की प्रॉब्लम आ रहा है, ये नेटवर्क इशू आ रहा है आपके मोबाइल के अंदर। यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है ये, क्योंकि मैंने तो वाईफाई लगवा ली है। तो ये आपके नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, आपके फोन के अंदर ये आपके नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बेटा। आप सुबह से नेट खत्म मत किया करो, ठीक है ना? अभी अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, सुन लो, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये। इस पे ऐप पे मिल जाएगा आपको। तो देखो 1873 ईस्वी के अंदर वैष्णव भक्ति के लिए इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी थी? तदीय समाज की स्थापना करी थी। और उसके बाद में देखिए सन 1874 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक पत्रिका और प्रकाशन करा था, जिसका नाम क्या है? बाल बोधनी। क्या नाम है? बाल बोधनी। और इस पत्रिका का उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को महत्व देना। ठीक है, स्त्री शिक्षा को महत्व देना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 3 पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित करी थी, जिसके अंदर एक है कवि वचन सुधा, जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों फॉर्मेट में निकलती थी। लेकिन जो हरिश्चंद्र मैगजीन है और जो बाल बोधनी है, ये दोनों पत्रिकाएं मासिक थी। ये हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी मासिक थी, और ये जो पत्रिकाएं बाल बोधनी, ये भी पत्रिका कैसी थी? मासिक थी। ठीक है, मंथली निकलती थी। और इन तीनों पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है वो कहां से होता था? काशी से होता था। काशी को ही बनारस कहा जाता है। काशी को ही क्या कहा जाता है? बनारस कहा जाता है। इन तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है काशी यानी बनारस से ही होता था। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग जीवन परिचय के मान के तरीके से इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला राइटर यही है। फिर इसके मंडल के जो कवि हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हुए हैं, प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, कहानीकार कौन कौन से हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को तैयार करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही बन रहा है कि ये जो भारतेंदु युग है, इसका जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक कवि के रूप में इसका परिचय दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कवि के रूप में परिचय दीजिए। एक कवि के रूप में परिचय को स्पष्ट कीजिए। तो उस समय आप लोगों को ये बातें बतानी है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। भारतेंदु, भारत का इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा, ये इनकी उपाधि है। ये उपाधि जो है उस समय के साहित्यकार और जो पत्रकार थे वो इनकी विद्वता को देखते हुए उन्होंने ये उपाधि उन्हें दी थी, यानी कि इस नाम से इनको संबोधित किया था। इनके पिताजी का नाम बाबू गोपाल चंद्र, जो कि गिरिधर लाल के नाम से कविताएं लिखते थे। ये सेठ अमी चंद की वंश परंपरा के अंदर उत्पन्न हुए थे। सेठ अमी चंद की वंश परंपरा के अंदर क्या हुए थे? ये उत्पन्न हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपने ध्यान रखना है कि ये मूल रूप में क्या थे? पत्रकार थे। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है? कवि वचन सुधा, ठीक है, और हरिश्चंद्र मैगजीन। इनमें से नाम एक ध्यान रख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं। हरिश्चंद्र मैगजीन लिख देना चाहिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका लिख देना, एक ही बात है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, इन 3 पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया है। ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं कहां से निकलती थी? काशी या बनारस से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ये इतिहासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं,
पत्रकार भी हैं और कवि और लेखक के रूप में भी इनकी पहचान है। यानी कि साहित्य की लगभग सभी विधाओं के अंदर इन्होंने लेखन कार्य किया है। 11 वर्ष की आयु के अंदर ही इन्होंने पहली कविता लिख दी थी। 11 वर्ष की आयु के अंदर ही इन्होंने पहली कविता लिख दी थी। ठीक है ना। और आगे चल के एक चीज और बतानी है जो मुझे आपको इसमें, कि ये आगे समझाएंगे। चलो, इनका एक नाटक था, यानी जानकी मंगल। हिंदी साहित्य के अंदर पहला जो नाटक है जिसमें अभिनीत किया था, जिसमें अभिनय किया था लोगों ने, जिस नाटक का नाम है जानकी मंगल, उस जानकी मंगल नाटक के अंदर इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो ये बाद की डिटेल है, थोड़ी बताएंगे इसको बाद में। ठीक है। और ये रसा उपनाम से लिखते थे। जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, क्या? हाँ, हिंदी का क्या माना जाता है? नहीं, क्या बोल रहे हो आप, मुझे सुनाई नहीं दी। हम्म। देखो, हिंदी का प्रथम नाटक कहा सकते हैं उसको, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं कि हिंदी का जो प्रथम नाटक है जिसमें अभिनय किया था, वो इनका नाटक है जानकी मंगल। तो जैसा आप ये कह रहे हो हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, तो हिंदी साहित्य का वो प्रथम नाटक नोस इनके पिताजी का जो आप बता रहे हो उसको मान लेंगे। लेकिन वह कौन सा नाटक है जिसमें पहली बार कलाकारों ने अभिनय किया था, तो वो नाटक कौन सा है? जानकी मंगल है। कौन सा है वो? जानकी मंगल। और ये नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ था। जो जानकी मंगल नाटक है, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। और इस नाटक के अंदर जो ये भारतेंदु जी हैं, इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है। ये जानकारी आप लोगों को रखनी है थोड़ी सी। क्लियर सबको भाई? अब देखिए यहां पर भारतेंदु युग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताइए पहली बार। अब हम बात करेंगे कि ये जो भारतेंदु युग है, इसका जो उदय हुआ है, पहली बात तो भारतेंदु युग जो है उसका हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर भारतेंदु युग जो है उसका उदय क्यों हुआ, ये कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारतेंदु युग का उदय क्या हुआ, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आखिर किन किन कारणों की वजह से ये भारतेंदु युग का उदय हुआ है, उन बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये परिचय थोड़ा सा समझाया है, इसको एक बार फिर से भी डिस्कस करेंगे वापिस से। समझ में आया नहीं आया बोलिए। ठीक है। इसमें तो परिचय है ये, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार मैं पानी पी लेता हूं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए मिटा दूं इसको मैं। अब देखो, भारतेंदु युग का जो सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतेंदु युग का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो हो गया कि इस युग का जो नामकरण हुआ है किसके आधार पर हुआ है भाई? भारतेंदु के नाम से हुआ है। ठीक है। इस युग का सबसे पहली बात है
इसे नवजागरण या पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी आरंभिक सीमा यहां पर लिख दी है, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। इसका जो नाम पड़ा है, इसका नाम भारतेंदु के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इस युग का प्रारंभ जो है भारतेंदु के जन्म काल 1850 ईस्वी तक, और इसकी जो समाप्ति हुई है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी के अंदर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम क्या है, सरस्वती। तो इस युग का जो आरंभ है, यहां पर लिखा हुआ है, इस युग का जो आरंभ है 1850 ईस्वी में हुआ था, और इसकी जो समाप्ति है वो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1900 ईस्वी तक का ये जो समय रहा है, ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता रहा है, और इस युग का जो नामकरण है भारतेंदु के नाम पर हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एक बात यह है कि इससे पहले जो काव्य वो था, जो काल था, वो कौन सा था, रीति काल था। और रीति काल के अंदर जो साहित्य केवल दरबार तक सीमित रहने लगा था, केवल दरबार तक ही वो सीमित था। लेकिन इस युग के अंदर वह साहित्य दरबार से बाहर निकलकर और आम जनता तक पहुंचने लगा। ठीक है, आम जनता तक पहुंचने लगा, और इसी कारण से इसे हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि वह दरबारी काव्य से निकल करके और आम जनता तक वह काव्य पहुंचने लगा। फिर आपने इसमें बिंदु देखनी है। ठीक है, ये जो पुनर्जागरण नाम दिया है, ये किसने दिया है, कि हिंदी साहित्य का जो भारतेंदु युग है इसे पुनर्जागरण कह करके डॉक्टर नगेंद्र ने संबोधित किया है। ठीक है, तो ये भी एक लाइन आपको ध्यान रख लेने कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने संबोधित किया है। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण काल इसको किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये नाम इसने दिया है भारतेंदु युग को। फिर है, अब देखिए भारतेंदु युग के अंदर जो चीजें थी इसकी विशेषताओं के रूप में भी ध्यान रखेंगे, और एक तरह से इसकी जो महत्वपूर्ण बात है उस रूप में भी। एक तो द्वैत भाषा का मतलब होता है कि इस युग के अंदर काव्य लिखने के लिए दो तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे कवि। एक तो थी ब्रज भाषा, एक कौन सी थी, ब्रज भाषा, और एक थी हिंदी खड़ी बोली। हिंदी, तो जो पद होते थे यानी जो कविताएं लिखती थी, पद रचनाएं जो थी वो कौन सी भाषा में होती थी, ब्रज भाषा में थी। और जो गद्य की रचनाएं होती थी वो किस में लिखी जाती थी, खड़ी बोली के अंदर लिखी जाती थी। तो इस युग के अंदर पद रचनाओं के लिए, कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में यानी जो गद्य भाषाएं, गद्य रचनाएं हैं, उनके लिए कौन सी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे कि ब्रज भाषा का और जो गद्य काव्य है, गद्य रचनाएं हैं, उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। तो इस युग के अंदर दोनों तरह की भाषाओं का प्रचलन था। तो जो अपने भारतेंदु जी है, उन्होंने भी अपनी कविताओं के अंदर जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन बाद की जो रचनाएं हैं उनके अंदर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली दोनों का प्रयोग हुआ है। पद रचनाओं के अंदर ब्रज भाषा का और गद्य काव्य के अंदर हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है।
फिर बात आती है भारतेंदु मंडल की। किसकी बात आती है? भारतेंदु मंडल। अब ये भारतेंदु मंडल क्या है भाई? भारतेंदु मंडल का मतलब है भारतेंदु युग का समूह। और ये समूह किसका है? कवि और लेखकों का है। ठीक है ना? कवि एवं लेखकों का समूह। कवि एवं लेखकों का जो समूह, यानी भारतेंदु युग के मंडल के कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से लेखक हैं, उनके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो आता है लाला श्रीनिवास दास। किसका नाम आता है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है ना? तो अपन एक एक करके सबको लिख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास। दूसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे नंबर पर बद्री नारायण। बद्री नारायण चौधरी, जो प्रेम घन के नाम से लिखते थे। ठीक है? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। ठीक है? उसके बाद राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। और एक है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। जगत मोहन सिंह भी है या जगमोहन सिंह, याद रख लो। और एक है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। ये सारे राइटरों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला तो कौन हो गया? खुद भारतेंदु हो गया। और भारतेंदु के मंडल के कौन कौन से कवि और लेखक हुए थे, तो ये ध्यान रखना है। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल कृष्ण भट्ट। ये सारे के सारे राइटर आप लोगों के माइंड में चलने चाहिए। ये भारतेंदु युग से जुड़ी हुई चीज है। यहीं पर क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ यही बनेंगे कि जो भारतेंदु युग है इसकी आरंभिक सीमा को लेकर के जो विचार व्यक्त किए हैं वो बताने हैं। फिर आपने बताना है कि ये जो भारतेंदु युग जो है इसका उदय क्यों हुआ, इसका उदय होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर अंग्रेजों का क्या था? शासन चल रहा था। अंग्रेजों का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। और यहाँ की राजनीतिक माहौल जो है बिल्कुल बदल रहा था। यहाँ पर राजनीतिक माहौल एकदम बदल रहा था। और जो दरबारी काव्य था, दरबारी माहौल जो है बिल्कुल खत्म हो रहा था। दरबारी काव्य जो है दरबार से निकलकर आम जनता तक पहुंच रहा था। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी। बाल विवाह जैसी कई तरह की बुराइयां यहाँ पर व्याप्त थी। ठीक है ना? इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये सारी जो विशेषताएं थी उसी की वजह से यहाँ पर भारतेंदु युग का क्या हुआ? आरंभ हुआ। तो देखो आप अपनी एक बार बुक निकालो और उस बुक के अंदर आरंभ के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। इतनी सारी जो बात पढ़ी हम लोगों ने, इसमें केवल 2 पैराग्राफ हैं और 2 क्वेश्चन नोट कर लेना आप। पहला क्वेश्चन जो है, आधुनिक काल की आरंभिक सीमा को लेकर विद्वानों ने क्या मतभेद है या आरंभिक सीमा के लिए क्या विचार व्यक्त करें वो बताने आपको। तो ये पहला आपको बताना है कि जो भारतेंदु युग है। सब बुक निकाल लीजिए अपनी अपनी। निकाली बुक आपने? बुक है या नहीं है आपके पास, ये बताओ। तो इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो सारे के सारे, पहला क्वेश्चन यही हो गया भारतेंदु युग के उदय उदय के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था।
यानी इस लाइन का मतलब है कि जब भारतेंदु युग, जिसको हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, ये हिंदी कविता के लिए एक नव जागरण के लिए, एक नव जागरण के संदेश वाहक के रूप में ये इसका उदय हुआ था। अब आपको देखो तीनों शब्दावली वापिस से एक बार माइंड में लेके आओ। पहली मैंने क्या बताई, पुनरुत्थान, दूसरा क्या बताया, पुनर्जागरण, तीसरा क्या बताया मैंने आप लोगों को, नव जागरण। नव जागरण के अंदर मैंने क्या विशेषता बताई कि नव जागरण के अंदर दो संस्कृति जो रहती हैं आपस में टकराती हैं, और दोनों संस्कृति आपस में टकरा करके धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होती हैं, और उसके बाद में एक दूसरे से प्रभावित होकर के वो आपस में मिक्स हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति अलग थी, भारत की संस्कृति अलग थी, टकराव हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे चलकर उसी संस्कृति को अपनाने लगे। ठीक है ना? तो एक तरह से इस चीज को ध्यान रखेंगे तो यहां पर संदेश वाहक युग के रूप में हुआ था। किसके रूप में? नव जागरण के संदेश वाहक। संदेश वाहक का मतलब क्या होता है? संदेश देने वाले युग के रूप में हुआ था। किंतु इसके सीमांकन, इसकी समय सीमा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आप इस लाइन को इस तरह से याद कर लेंगे कि भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहते हैं, ये हिंदी साहित्य में नव जागरण के संदेश वाहक के रूप में इसका उदय हुआ। इस युग की समय सीमा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसकी समय सीमा को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर, ध्यान में रखकर, विक्रम संवत 1925, अब देखो ये सन नहीं है, ये विक्रम संवत है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर तीन उत्थान काल बताए हैं। एक प्रथम उत्थान काल विक्रम संवत 1925 से लेकर 1950 तक है। द्वितीय उत्थान काल जो है 1925 से लेकर 1975 तक है। और तीसरा उत्थान काल है 1975 से लेकर अब तक। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तीन उत्थान काल, यानी हिंदी साहित्य का ये जो आधुनिक काल है, जिसको भारतेंदु युग भी के नाम से अपन बोल रहे हैं, तो इसको तीन उत्थान कालों के अंदर वो आगे बांटते हैं। तो इसके अंदर ये जो पहला चल रहा है, इसमें प्रथम उत्थान काल की बात हो रही है, विक्रम संवत 1925। अब विक्रम संवत जो होता है, उस विक्रम संवत के अंदर से ये विक्रम संवत है, और अगर अपन को सन निकालना हो तो इसमें 57 को माइनस कर दो 19 में से 25 में। अब देखो 15 में से 7 गए तो कितने बचे भाई? 8। और 11 में से 5 गए तो कितने बचे? 6। और ये बच गए 1868, ये सन आ गया। तो बताओ इस आधुनिक काल का वास्तविक आरंभ कौन सा समय है? 1868 ही तो है। ठीक है ना? तो ये विक्रम संवत है। ये क्या है समय? विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत 1925 से लेकर और 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, तो कौन सा समय है? विक्रम संवत 1925 से 1950 तक का जो समय है, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नई धारा या प्रथम उत्थान काल की संज्ञा दी है। क्या दी है उसको? प्रथम उत्थान काल की संज्ञा दी है। ठीक है ना? और इस काल को हरिश्चंद्र तथा उसके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। तो आप इस लाइन को ऐसे लिख देंगे, इस समय को हरिश्चंद्र और उसके मंडल के कवि और लेखकों से समृद्ध माना है। इस समय को भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके समूह के कवि और लेखकों की रचनाओं से समृद्ध माना है इस समय को। ठीक है ना? किंतु उनके द्वारा निर्धारित काल अवधि से कुछ अन्य लेखकों में वैमत्य है। वैमत्य का मतलब है अन्य जो लेखक हैं इस समय अवधि को स्वीकार नहीं करते, मतभेद है अन्य लेखकों में। और यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित है। और इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। ठीक है?
को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जाता है। अब सुनो, देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ याद करते चलो। क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु युग का जो उदय हुआ है उसकी समय सीमा को लेकर विद्वानों में क्या मतभेद है। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं भारतेंदु युग की जो समय सीमा है इसके ऊपर एक लेख लिखिए, तो आप क्या बताएंगे कि भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, भारतेंदु युग जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, एक नव जागरण के संदेश वाहक के रूप में उदय हुआ है। इस लाइन को आसान शब्दों में ले लो आप कि भारतेंदु युग जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, इसका उदय नव जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ है। इसकी समय सीमा के संबंध में विचारों में क्या है, विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो रचना काल है 1850 से लेकर 1885 को, इसको ध्यान में रखते हुए इसका जो आरंभिक समय है, ठीक है, वो सन 1868 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। यानी विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को उन्होंने नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। लेकिन अन्य जो विद्वान हैं उनमें इस विचार के लिए क्या है, वैमत्य है, यानी मतभेद है। किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भारतेंदु की कवि वचन सुधा पत्रिका है वह सन 1868 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ था और 1900 ईस्वी में जो है इस युग का समापन हुआ, क्योंकि 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसलिए हम इस युग की समय सीमा जो है 1868 से लेकर और 1900 ईस्वी तक मानते हैं और बिल्कुल उचित है। बोलो याद हुआ नहीं हुआ, बोलो भाई। हम्म, हो गया ना। ये सुनो, आप लिखने की जल्दबाजी मत करो, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये लिख करके मैं आपको ये इसके पीडीएफ बना के भेज दूंगा, है ना। हाँ, अब देखो, अब क्वेश्चन जो आता है ये तो भारतेंदु युग का उदय यानी समय सीमा को लेकर के, और दूसरे नंबर पर जो है क्या बात हुई थी कि इसका उदय होने का कारण क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन समझ लेना कि भाई भारतेंदु जो युग है उसके उदय होने का कारण क्या है। तो उदय होने का जो कारण है ये सेकंड पैराग्राफ वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, फिर याद करा दूंगा मैं आप लोगों को अच्छे से इसको। भारतेंदु युग में जन चेतना, इस जन चेतना को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बोल दो, ठीक है। भारतेंदु युग के अंदर जन चेतना या राष्ट्रभक्ति जो है पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या है भाई, पुनर्जागरण का मतलब क्या है, फिर से जागना, फिर से जागना। लोगों के अंदर अपने देश के लिए जो भाव आ गए थे उस समय कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना व्याप्त हो गई थी। वो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी वहां वो जो समय चल रहा है एक तरह से 1850 के बाद का और 1900 के मध्य का जो समय चल रहा है वो एक 1857 की क्रांति थी। तो एक देशभक्ति की भावना वहां पर चल रही थी लोगों के अंदर। तो यहां पर क्या कहेंगे कि भारतेंदु युग में जो जन चेतना है, लोगों की जो जागरूकता है, वो पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी, यानी पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थी। अनुप्राणित को अपन क्या लिख देंगे, प्रेरित थी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग के उदय होने का मुख्य कारण क्या है। तो भारतेंदु युग का उदय होने का मुख्य कारण है कि वहां लोगों में जो जागरूकता है वो पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थी, वो फिर से जागना चाहते थे, ठीक है ना। अभी जैसा अपने देश की स्थिति देख रहे हो आप, तो आज हमारे देश में ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमारे देश की जनता
फिर से जागने की कोशिश कर रही है कि हम जिस भ्रष्ट राजनीति का आज तक एक भीड़ के रूप में हिस्सा बनते हुए आए हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के बातें होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर बातें ना होकर के और अलग ही किस्म की बातें होती हैं, जिसका नतीजा आज हमारा पूरा देश भुगत रहा है कि हमारे देश में आज जो बीमार व्यक्ति पड़े उनके लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। ठीक है ना? तो ये कंडीशन आज फिर से सोचने की जरूरत है, एक बार फिर से। तो ये जैसे आज स्थिति बन रही है, ऐसी अंग्रेजों के समय स्थिति बनी थी। ठीक है ना? तो पहले बात है, भारतेंदु युग के अंदर जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थी। पहली लाइन ध्यान रख लेना, याद हुई? जिसके फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतर संबंध विद्यमान था। यानी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक क्षेत्र थे, उन सब के अंदर लोगों की सक्रियता बढ़ गई थी और उन सब लोगों के अंदर एक अंतः संबंध, एक इंटरनल उनके अंदर संबंध जुड़ चुका था। चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, उनकी जो है देश के अंदर सक्रियता बढ़ गई थी और सबका आपस में क्या था, गहरा संबंध बन गया था, विद्यमान था। भारतेंदु युगीन, भारतेंदु युग के जो कवि थे, भारतेंदु युगीन कवि कृतित्व पर, यानी भारतेंदु युग के जो कवि थे और वो जो रचनाएं लिख रहे थे, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। यानी इसका एक ऐसा तरीका निकला कि विषय का चुनाव, जो चुनाव करते थे, भाई कोई भी कविता लिखते हैं, कोई भी साहित्यिक विधा लिखते हैं, तो उससे एक विषय का चुनाव किया जाता है। तो विषय का चुनाव करने में एक व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना, गो रक्षा, गायों की रक्षा करना, बाल विवाह को रोकना, शिक्षा का प्रसार का महत्व, मद्य निषेध यानी कि नशे का जो रोक करना, भ्रूण हत्या की निंदा करना, विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे। यानी भारतेंदु युग के जो कवि और लेखक थे, उन्होंने अपनी कविताओं में या अपनी साहित्यिक रचनाओं में किन विषयों को अपनाया था? तो कौन कौन से विषय अपनाए थे उनमें? उनमें मातृभूमि प्रेम, राष्ट्रीय भावना, स्वदेशी वस्त्रों का व्यवहार करना चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए, बाल विवाह को रोकना चाहिए, शिक्षा के प्रसार का क्या महत्व है, ठीक है ना, मद्य निषेध, नशे को मना करना, भ्रूण हत्या की निंदा करना, इन विषयों को लेकर कविगण ज्यादा से ज्यादा लिखने लगे। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। यानी इस युग के अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई थी और यहाँ पर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जन जीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। ठीक है ना, आरंभ होने लगी थी, जिसके पश्चात और जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की थी। अंग्रेजी का यद्यपि यहां पर क्या हो रहा था, प्रचार हो रहा था, लेकिन अंग्रेजी का प्रचार होने से जनता से संपर्क बढ़ गया और वो प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था। पर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने से यहाँ के लोगों को अन्य देशों के साथ में तुलना करने का अवसर मिल गया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए एक उचित वातावरण बन गया। जो मुद्रण यंत्र थे, छपाई के जो साधन थे, उनमें भी विस्तार हुआ। समाचार पत्रों के प्रकाशन में भी जन जागरण ने योगदान दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस समय की साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर एक नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ इस बात को कहता है कि जो भारतेंदु युग है, उस भारतेंदु युग के उदय का क्या कारण है। देखो पढ़ाते समय ध्यान ही नहीं रहा कि आगे भी क्लास है, मेरी 6:30 बजे क्लास है,
तो अभी तो देखो यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसको वापिस से अच्छे से पढ़ेंगे मजेदार। और डेली अपन 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे ऐसे क्लास पढ़ा करेंगे। और अगर एग्जाम की डेट फाइनल हो जाती है आप लोगों की, तो आप ये ध्यान रख लेना कि हमें ज्यादा समय पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को ज्यादा देर पढ़ाऊंगा, तो उस समय पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पूरा कोर्स कराना है। हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का कोर्स थोड़ा बड़ा भी है, उसको कोर्स को करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। ये एक ऐसी बुक है जिसमें थोड़ा समय लगेगा अपन को, और समय लगाएंगे भी। एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार में। कल मैं आपसे जितना अब तक पढ़ा चुका हूं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो आप लोगों को कैसा लगा? कुछ पूछना है भाई? अभी फटाफट 2 मिनट के लिए बोल दीजिए, फिर मैं क्लास बंद कर रहा हूं। एक एक करके बोलना। टीना, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बंद करें क्लास? दीपक, तो ठीक है, कल वापिस चर्चा करेंगे, ठीक है? अनिवार्य हिंदी की क्लास शुरू हो रही है ना 6:30 बजे? ठीक है।